चलिए सब लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोग यूनिट 10 ओपन करेंगे। यहाँ देखेंगे यूनिट 10 में सब सिलेबस ओपन करेंगे अपना अपना। यूनिट 10 में क्रियात्मक योग है। क्रियात्मक योग मीन्स वो जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो है। तो यहाँ पर पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। ओवरऑल हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, सूर्य नमस्कार की विधियाँ और लाभ, बस इतना ही पढ़ेंगे। इसी के अंदर हमारा पूरा सिलेबस डिफाइन है। तो जो हम लोग इसमें प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो भी स्टडी करेंगे, इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है या थ्योरेटिकल स्टडी हमारे 1 to 6 यूनिट, 1st to 6 यूनिट तक है। इसके बाद 7th, 8th, 9th और 10th नंबर की यूनिट क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है। उनमें जो हमने पहले पढ़ा है वो उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और वो कैसे हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली फिट एंड फाइन बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं यौगिक अभ्यास मीन्स क्रियात्मक योग। क्रियात्मक योग जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रियात्मक का मीन्स हुआ कि जो कुछ भी हम करेंगे, यदि हम शरीर के लेवल पे करेंगे, बॉडी के लेवल पे करेंगे, तो भी उससे माइंड हमारा थोड़ा बहुत पॉजिटिव मैनर में अफेक्टेड होगा। फिर जब माइंड अफेक्टेड होगा तो सोल भी होगी। मीन्स एक कॉमन डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो यहाँ हम लोग जो षटकर्म पढ़ने जा रहे हैं और फिर यहाँ मुद्रा, आपके सामने जो स्लाइड शेयर हो रही है उसमें लिखा हुआ मुद्रा। तो पहले कुछ हम लोग षटकर्म के बारे में नाम देखेंगे, उसके बाद षटकर्म का जो चार्ट वगैरह है उसको हम लोग कल देखेंगे। और मुद्रा बंद है, यहाँ स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे षटकर्म है, योग की शुरुआत कहाँ से होती है। प्रैक्टिकली जब भी हम लोग कुछ भी अप्लाई करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, षटकर्म से करते हैं। हठ योग के अनुसार क्या है कि षटकर्म के बिना जो घेरन संहिता है उसमें तो प्रॉपर लिखा गया, और अभी भी जितने लोग इस पर वर्क कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, तो उन सबका कहना है कि सबसे पहले हम षटकर्म कर लें। पहले अपनी बॉडी की क्लींजिंग कर लें। बॉडी की क्लींजिंग करने का जो षटकर्म का उद्देश्य क्या है, षटकर्म का उद्देश्य है त्रिदोषों को पर नियंत्रण करना या त्रिदोषों को संतुलित करना, बैलेंस करना उन तीनों को। तो त्रिदोष हमारे कौन कौन से, वात, पित्त, कफ। तो वात, पित्त और कफ की सफाई के लिए जो शरीर में एक्सेस कलेक्ट हो गए हैं या ये बोले कि वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उनका शुद्धिकरण है। तो षटकर्म हमारे कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये हमारे 6 हैं। और अभी इस जो हठ प्रदीपिका है, घेरन संहिता, इसका प्रॉपर आपके पास नोट्स आएगा, उसमें देखेंगे। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्टिव पार्ट केवल बता रहे हैं। हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में जो ये क्रम है वहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच में। और हठ रत्ना वाली बुक जो है हमारी, वहाँ पर 8, यही जो हमारे षटकर्म हैं वो कितने, 8 हैं, 8 हैं, अष्टकर्म कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा, और ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं, तीनों ही ग्रंथ हठ योग के अंदर आते हैं। तीनों ही ग्रंथ किसके अंदर हैं, हठ योग के अंदर है। फिर इसके बाद षटकर्म का हम लोग ने देख लिया कि क्या है, उद्देश्य क्या है, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों का संतुलन करना। वात के लिए क्या करेंगे, वात के लिए वहाँ पर कुछ हमारे जब हम लोग करते हैं, धौती हो गई, धौती किससे संबंधित, बस्ती हो गई। धौती हमारी 4 प्रकार की, बस्ती 2 प्रकार की। फिर
धौती, बस्ती, नेति। नेति हमारी 2 प्रकार की, नौली 4, फिर त्राटक 3 और कपालभाति 3। ये हम लोगों के प्रकार हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं वात कर्म की, तो वात दोष को किसके द्वारा इनमें से नष्ट किया जा सकता है या संतुलित किया जा सकता है? वात कर्म जो है हमारा किसके द्वारा संतुलित किया जा सकता है? मेरी आवाज़ पहुंच रही? कुछ ऐसा लगा नेटवर्क इश्यू आया था, है ना? हाँ बारिश बहुत तेज हो रही क्योंकि इसमें स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी, कोई नहीं दिख रहा था, अब दिखना शुरू स्क्रीन में शेयर हो गई। ठीक है, हमने कहा जो हमारी धौती है वात कर्म को किसके द्वारा संतुलित किया जा सकता है? मैम बात जो है वो मीन्स बस्ती से ही कंट्रोल होगा ना मेनली, तो बस्ती से हो जाएगा और नौली भी इसी में ज़्यादा प्रभावशाली है। हाँ नौली कह सकते हैं, लेकिन बस्ती ज़्यादा है, बस्ती अधिक है। नौली क्या है, वो सीधे सीधे हमारा अग्नि तत्व बढ़ाता है। तो कहीं कुछ थोड़ा सा उसका सपोर्ट मिल जाता है कि अग्नि तत्व यदि हमारे शरीर में ठीक है तो वात रोग बढ़ेंगे नहीं। मैम आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आज लग रहा है अभी आ रही? हाँ कुछ इस समय एक बार रुकी आ रही। हाँ यहाँ बारिश का तेज उसका ही प्रभाव है, बाकी वाईफाई सब चल रहा है यहाँ पर। ठीक चलिए, तो हमने कहा धौती जो बस्ती है वो वात रोगों के लिए हो गई। अग्नि तत्व बॉडी में ठीक रहेगा नौली से, तो थोड़ा वो सपोर्टिव पार्ट बनेगा। फिर आते हैं वात के बाद पित्त रोगों के लिए। पित्त को कौन संतुलित करेगा? धौती। ठीक है, और कौन सी धौती करेगी? मैम कुंजल या गजकर्णी करेंगे। हाँ कुंजल बहुत बढ़िया इसके लिए। ठीक है, फिर कफ दोष के लिए नेति, जल नेति, सूत्र नेति। और कफ दोष के लिए दंड धौती, वस्त्र धौती से भी वो कफ निकल के आता है उस पे चिपक के। और हमारी कपालभाति, वो भी तो कफ दोष के लिए है। ठीक है, वो प्रॉपर जा रहे हैं कफ दोष के लिए, ये सब भी जाएंगे वो भी। और कफ दोष किससे दूर होगा? कुंजल से भी दूर हो रहा है कफ दोष। ठीक, और बस्ती से भी कफ दोष दूर होगा। कफ का क्या है, हमारा पृथ्वी और जल तत्व से है। तो जैसे ही किसी का पेट पूरा सही तरीके से साफ होगा, बड़ी आंत की गंदगी साफ होगी, कफ दोष निकल जाएगा। नौली भी कफ दोष को सपोर्ट करती है, क्योंकि अग्नि तत्व आपका अच्छा होगा तो कफ बनेगा ही नहीं, मेल्ट हो जाएगा तो पूरा। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान से कनेक्ट करके रखना है कि प्रॉपर भी हमें पता हो कफ दोष किससे दूर हो रहे हैं और कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल रहा है दूर होने के लिए। क्योंकि जब जब किसी का अग्नि तत्व अच्छा होगा, जठर अग्नि अच्छी होगी, उसको कफ दोष की समस्या नहीं होगी। कफ दोष की समस्या किसको होगी? जिसका अग्नि तत्व मंद हो गया है, धीमा हो गया है, उसको हमारी समस्या। क्योंकि कफ दोष क्या है, ठंडक से संबंधित है, और अग्नि तत्व क्या है, ये गर्म है। तो गर्म में ठंडी चीज़ ऑलरेडी उसका एक संतुलन बन जाएगा। और उधर जब बस्ती की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक ठोस चीज़ है। बस्ती का मतलब क्या है, हमारा पृथ्वी तत्व क्या है, ठोस में आता है पूरा। तो पृथ्वी तत्व में जैसे ही हमारा पेट, बड़ी आंत की पूरी गंदगी साफ हो गई, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा कफ दोष वहाँ से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो कफ दोष के लिए अग्नि तत्व भी पूरा काम कर रहा है, और जो हमारा वात है, वायु, वो भी, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर वो शरीर में बिल्कुल नहीं है तो भी उस ठीक रहेगा हमारा शरीर। ठीक है, तो ये क्या है, हमें पूरा ध्यान से ये भी देखना है कि प्रॉपर कौन से जो हमारे षटकर्म में वो हमारे वात पित्त कफ को कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर सपोर्टिव वे में कौन कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, फिर हम लोगों ने बात की थी उसमें त्राटक की। त्राटक क्या कर रहा है? त्राटक हमारा
जो वात रोग है उसको नियंत्रण में ले रहा है। त्राटक क्या करता है? वात रोग को नियंत्रण में लेता है। क्योंकि वात रोग क्या है, वात में क्या क्या समस्याएं? वात रोग कोई केवल गैस्ट्रिक समस्याएं और शरीर में दर्द ही नहीं है, जितना जितना सबसे अधिक वात रोग विचारों से बढ़ता है। ठीक है, जिसके विचार अगर असंतुलित हो गए तो बस वात रोग बिल्कुल चरम पे चला गया, अपने टॉप पे। तो त्राटक क्या कर रहा है? वात रोग को नियंत्रण में ले रहा है। जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेट होंगे वात रोग नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोगों को वात पित्त कफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और वात पित्त कफ सभी जगह से ऐड करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो थ्योरी का हो या वो मेडिटेशन का हो या फिर वो हम लोगों का सीधा सटकर्म का हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में यदि वात पित्त कफ सतो और जो त्रिगुण हैं हमारे, इन दोनों का एक हमें कॉम्बिनेशन इतना पता चल जाए कि कौन किसके सपोर्ट से कम किया जा सकता है या किसी को बढ़ाया जा सकता है या किसी को घटाया जा सकता है, तो समझ लेना कि हम लोग सही पढ़ना समझ गए। क्योंकि एक पढ़ना होता है कि बस जितना पढ़ा उसको हम समझा सकते हैं, एक होता है कि उसके साथ किसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब पेपर आपका आएगा इसी में से सब, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होंगे वहाँ पर, तो वो आपकी समझ पर ही डिपेंड करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा आसन। आसन क्या है? आसन की साइकोलॉजी क्या है कि हमारे जो 3 तरह के आसन हैं, कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड है? पहला शरीर संवर्धनात्मक, फिर या और ले डीप में जाए तो ध्यानात्मक आसन, शरीर संवर्धनात्मक आसन और विश्रामात्मक। लेकिन अगर शरीर से शुरू किया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो पहले शरीर संवर्धनात्मक आसन, फिर ध्यानात्मक, फिर विश्रामात्मक। क्योंकि जब हमने शरीर के साथ अपनी श्वासों के साथ बॉडी की एक्टिविटीज़ को जोड़ लिया होगा, ऐड कर लिया होगा, तब हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में आएगी, तब हम बॉडी और माइंड को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जब बॉडी और माइंड एक साथ, मान लो हमें अभी सूर्य नमस्कार करना है, तो सूर्य नमस्कार भी तो वही लोग सही से करेंगे जो अपने बॉडी और माइंड को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, श्वासों के रिदम के साथ कर रहे हैं। नहीं तो सूर्य नमस्कार आप कितने भी करिए, थोड़ा बहुत तो एक्टिव हो जाएगी बॉडी, लेकिन सूर्य नमस्कार का जो प्रॉपर हमें एक कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी माइंड सोल में दिखना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। तो सूर्य नमस्कार क्या हो गया? बॉडी के लेवल पर हो गया। अब हमने इसको डीप ब्रीदिंग के साथ किया या श्वासों के रिदम के साथ किया, तो वो माइंड को के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया? सूर्य नमस्कार बॉडी और माइंड दोनों की हीलिंग कर रहा है। अब इसके साथ हम चाहें तो सूर्य नमस्कार की सीरीज़ में ध्यान और मंत्र भी शामिल है, तो और अच्छे से हमने इसको किया तो तीनों चीज़ों पर एक साथ प्रभाव पड़ रहा है, बॉडी, माइंड और सोल तीनों पर। फिर इसके बाद तो शरीर से संबंधित पहले हमने देखा, सूर्य नमस्कार किया, फिर अब हमने मेडिटेशन वाले मेडिटेटिव जो पोस्चर हैं आसन के वो लिए, वो हमारे 4 हैं केवल। कौन कौन से हैं? पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन, केवल 4 हैं हमारे। ठीक है, फिर आते हैं विश्रामात्मक आसन। तो विश्रामात्मक आसन में जितने हठयोग की बुक्स हैं वहाँ पर एक ही आसन है। कौन सा आसन है? शवासन, मृतासन, मृतासन या शवासन। तो वहाँ पर वही, और उसके साथ अगर हम लोग दूसरे देखें तो बालासन भी है विश्राम करने वाला, मकरासन भी है और योग निद्रा भी है। ये एडिशनल में आते हैं, लेकिन रेफरेंस के साथ देखेंगे हठ योगिक बुक्स में तो वहाँ एक ही आसन है, उसका नाम है शवासन या मृतासन। तो ये हमने किस में देखा? आसन की। और आसन में भी क्या है? आसन की एक अपनी फिजियोलॉजी है और एक साइकोलॉजी है और एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी मीन्स हो गया, मान लो पद्मासन है तो पद्मासन का क्या अर्थ हुआ, वो फिलॉसफी में आ गया। फिर फिजियोलॉजी क्या होगी? कैसे हम बैठ रहे हैं। फिर साइकोलॉजी क्या होगी कि उस बैठने के जो उसकी आसन की फिजियोलॉजी और फिलॉसफी, इन दोनों के साथ उसकी साइकोलॉजी जो है वो हमारे बॉडी, माइंड और सोल के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे आसन को पूरा कनेक्ट हो गया कि आसन में हम क्या क्या देखेंगे। इसके बाद देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है? प्राणायाम में फिजियोलॉजी के साथ क्या देखा जाता है? यहाँ पर आसन में फिजियोलॉजी देखी जाती है और प्राणायाम में साइकोलॉजी देखी जाती है। आसन में जो बेसिक इम्पैक्ट देखा जाएगा वो फिजियोलॉजी से जाएगा, यहाँ पर साइकोलॉजी से जाएगा। साइकोलॉजी क्या है हमारी? जहाँ पर हमारी सांसों के साथ मन जुड़ जाता है, वो साइकोलॉजी है। तो
प्राणायाम में क्या देखेंगे, साइकोलॉजी देखेंगे। फिर प्राणायाम क्या है, प्राण प्लस आयाम, कि सभी के जो लोग जीवित हैं उन सब में प्राण है, पर जीवित होने पर प्राण होना, जीवित मनुष्यों में प्राण का होना आवश्यक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका प्राण बल भी मजबूत हो या मनोबल आत्मबल भी मजबूत हो। ये निश्चित है, जीवित तो होंगे लेकिन प्राण बल आत्मबल मनोबल आत्मबल तीनों मजबूत हो, स्ट्रांग हो, ये निश्चित नहीं है। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, जितने हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद उपनिषद कुछ भी हम लोग टोटल में उठा लें, सब में एक ही बात, एक ही लाइन में कही गई है कि सब कुछ, सारा का सारा जीवन किस पर डिपेंड करता है, प्राण बल पर डिपेंड करता है। जिसका जैसा प्राण बल है उसके वैसे संकल्प होंगे और संकल्प से ही सिद्धि होती है। जैसा जिसका प्राण बल है वैसे उसके संकल्प होंगे, संकल्प से ही जीवन में सिद्धि आती है। सिद्धि का मतलब जो हमने सोचा है वो हमारे प्राण बल पर निर्भर करेगा कि हम उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी कोई प्रार्थना ना सुनी जा रही हो तो समझ लेना उस प्रार्थना में प्राण बल अभी नहीं लगा है। जिस प्रार्थना में, दो लोग बोलते हैं ना कि दुखी होकर प्रार्थना की तो सुन ली गई, सच्चाई तो ये है दुखी भाव से प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। प्रार्थना में कितना प्राण बल लगा है, वो दुख आर्त भाव से प्राण बल लगा है कि मनोभाव से लगा है कि खुश होकर लगा है। प्राण बल उस पर लगा होगा तो आंसू भी बह रहे और प्राण बल लगाया तो आर्त भाव में चला गया। ठीक है, तो प्रार्थनाएं केवल प्राण बल पर ही सुनी जाती है या घटित होती है। कोई भी संकल्प आप दिन रात बोलिए, कुछ होगा नहीं जब तक उसमें प्राण बल ना जुड़े। और प्राण बल क्या है, जब जब प्राण बल आपका जुड़ेगा, लगेगा, तो एक ही चीज़ हमारे सामने निकल कर आएगी कि प्राण बल जहाँ पर भी होगा वहाँ केवल और केवल हमें जब वही चीज़ दिखने लगे जिसे हम चाहते हैं तो समझ लेना कि यहाँ प्राण बल लग गया। और जब तक वो चीज़ नहीं हो कि आपका प्राण बल भी काम कर रहा है और आपके दिमाग में और भी चीज़ें आ रही हैं, तो समझ लेना वो काम अभी होने में देरी है, उस काम को होने में अभी टाइम लगेगा। तो ये हम लोगों को, इतने दिन से योग पढ़ रहे हैं तो इतना शायद हम लोग समझ भी पाते हैं। और दूसरा, किसी को अपना चेक करना हो कि हमारा प्राण बल कितना काम कर रहा है, तो सुबह नींद जब खुले तो चेक कर लो कि हमें क्या याद आया है। जो चीज़ें, जो बात आपको याद आ रही है, समझ लेना कि आप अपने लक्ष्य से कितना दूर हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर वन वे कि आप अपने लक्ष्य से कितना दूर हैं। वो आपको सुबह पहली नींद खुले, आप आंखें बाद में खोलते हैं, हम सभी नींद पहले खुलती है, तो वो हम लोग उसी में डिसाइड कर लेते हैं। ये है प्राणायाम का प्रभाव कि हमें नींद खुलते ही क्या याद आया है, और जो याद आया है बस समझ लेना मेरा संकल्प अभी कहाँ पर है। अगर आपको जो सच में आप सोच रहे हैं वही याद आया है तो समझ लेना सही दिशा में है। और सोच रहे हैं कि हमें नेट का एग्ज़ाम निकालना है और नींद खुले तो हमें बहुत कुछ याद आ जाए, बाद में हम कोशिश करके देखें कि हमें नेट का एग्ज़ाम निकालना है, ये तब सोचें, तो समझ लेना अपने संकल्प से बहुत दूर है। कोई भी संकल्प तभी फलीभूत होता है जब आपकी नींद खुले और सोने जाएं, केवल और केवल वही याद आ जाए। ठीक, तो ये क्या है, ये प्राणायाम से इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और भी माध्यम है, लेकिन ये प्राण बल बता रहा है कि आपको क्या चाहिए। फिर हम लोग फिर प्राणायाम के बारे में अभी हम लोग कल देखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा और बंध के बारे में, जो अभी हम लोगों के सामने है। मुद्राएं क्या हैं? मुद्रा एक, हम लोग जो रुपए करेंसी यूज़ करते हैं वो भी हमारी मुद्रा है। ठीक है, एक हमारी भाव भंगिमाएँ जो हैं वो भी मुद्रा है। और एक मुद्रा क्या है, सबको पता है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ऐसे बहुत सारे हमारे क्लासिकल डांस हैं जिनके माध्यम से एक अभिव्यक्ति, एक एक्सप्रेशन दिया जाता है कि आप देख कर समझ सकते हैं कि ये जो कला प्रस्तुत की जा रही है इसमें क्या बताने का प्रयास है। वो भी क्या है, वो सब मुद्राओं में ही आता है। और एक अर्थ है प्रसन्नता। तो योग में क्या है, मुद्रा का अर्थ है प्रसन्नता।
कि हमारी, और ये प्रसन्नता केवल हमारे लिप्स की नहीं है कि लिप्स हमारे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। योग में प्रसन्नता का मीन्स है कि पूरी बॉडी, व्यक्ति आगे से खड़ा हो, पीछे से खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, वो जिस आंख बंद किए हो, आंख खोले हुए हो, उसकी सारी चीज़ें प्रसन्न भाव में दिख रही हैं, तो समझ लेना कि योग इस व्यक्ति के जीवन में आ गया है। तो योग में इस मुद्रा की बात, प्रसन्नता की बात हो रही है। यहाँ कई बार प्रसन्नता का मीन्स लोग सोच रहे थे बस जब व्यक्ति के दांत दिखाई दे रहे हैं तो ही वो प्रसन्न है। ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रसन्न व्यक्ति के, जो लोग बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, उनके कई बार आप देखना दांत दिखाई नहीं देते, लिप्स बंद है, पर पूरी बॉडी लगता है कि मुस्कुरा रही है उनकी, ठीक। क्योंकि ये क्या है, ये संतुलन में प्रसन्नता दिखाई दे रही है। मुद्रा शब्द मुद धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रसन्नता या उल्लास। द्रव्य का अर्थ खींचना होता है। सामान्य अर्थ में मुद्रा का मतलब भाव, भंगिमा या विशिष्ट हाथ एवं शरीर की स्थिति होती है। योग में मुद्राएं ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करने का साधन है। जैसे ही हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो हमने कौन सी मुद्रा बना ली है, जैसे ही हमने ये उंगली फर्स्ट टिप और जो अंगूठे का सामने सामने कर लिए, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, ऐसे किया, ऐसे तो चिन्ह और ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि जो एनर्जी हमारी उंगली से बाहर जा रही थी हमारे पोर से, उसको क्या कर दिया, हमने लॉक कर दिया। तो लॉक करते ही क्या हुआ कि फर्स्ट फिंगर किससे संबंधित है, फर्स्ट और हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर सीधा ब्रेन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, ब्रेन से। तो जैसे ही हमने इसको किया तो ब्रेन हमारे कंट्रोल में आ रहा है। ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो हमारे कंट्रोल में आएगी। तो थॉट प्रोसेस क्या होगी, किस पर नियंत्रण हो गया, वात दोषों पर। तो कंट्रोल कहाँ हो गया, हमारे विचार हमारे नियंत्रण में आ गए। फिर हमने पृथ्वी मुद्रा, हम लोग रिंग पहनते हैं, जब भी रिंग सेरेमनी होती है, पृथ्वी मुद्रा का मतलब धैर्य, जो हृदय से जुड़ी हुई है। और पृथ्वी तत्व, तो जिसको अपना हार्ट बहुत मजबूत करना हो और अपना धैर्य बढ़ाना हो, पृथ्वी मुद्रा में ही बैठे और मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। तो ये क्या है, ये हमारा पेशेंस डेवलप करता है और हमारे हार्ट को स्ट्रांगली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग करता है। तो ये क्या है, मुद्राओं के माध्यम से हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, जिसके लिए जिस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, जिस जगह के लिए हमें हार्ट को स्ट्रांग करना है कि ब्रेन को करना है, या और अदर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ पर हमें जो एक नियंत्रण चाहिए, उसके लिए हम उस मुद्रा को लॉक करेंगे या उस मुद्रा को करेंगे। तो ये क्या है, योग में मुद्राएं ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करने का साधन है। मुद्राओं का उद्देश्य क्या है, प्राण शक्ति को ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ना। ये कौन सी प्राण शक्ति को ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ेंगे, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ये प्राण वही है, जो ब्रह्मांड में प्राण है उसी से करना। लेकिन फ़र्क क्या है कि हम इतनी अवेकनिंग पोजीशन में प्राण को नहीं ले रहे हैं कि ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस कर पाए। वो हमें क्या करना होता है, एक प्रयास करना होता है वहाँ पर। प्रयास करने का नाम क्या है, प्राणायाम है। प्रयास करने का नाम प्राणायाम है। तो प्राण शक्ति को दूसरा मुद्राओं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी 5 तरह की जो प्राण हैं हमारे, उन प्राण को जिसकी हमें ज़रूरत है, जिस समस्या को दूर करने के लिए, उसको हमने चैनलाइज कर लिया, उसको हमने कनेक्ट कर लिया। तो ये क्या है, प्राण शक्ति को धीरे धीरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देती है। आधे घंटे यदि आप ज्ञान मुद्रा में बैठें तो धीरे धीरे करके आपके विचार कम होते चले जाएंगे। इतना कम हो जाएंगे कि आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि हमें, फिर आपको ऐसा लगेगा जिनकी बहुत आवश्यकता है बस उतना ही याद रह जाएगा, फिर नहीं याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है मनोवृत्ति, मनोदशा और एकाग्रता को प्रभावित करना। मनोवृत्तियों को प्रभावित मुद्राएं करेंगे तो मनोवृत्तियाँ, हमारे विचार हमारे नियंत्रण में होंगे। मनोदशा, जितना जितना हमारे विचार नियंत्रण में होंगे उतना हमारा मनोदशा, मानसिक स्थिति अच्छी होगी। और एकाग्रता को प्रभावित करना, तो विचार नियंत्रण में है तो मन की स्थिति अच्छी है, और मन की स्थिति अच्छी है तो हम जिस बात को सोच रहे होंगे या जो हमें चाहिए उसी पर एकाग्रचित्त हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। इसके बाद है पंच कोशों में प्राण संतुलन स्थापित करना। हमारे 5 कोश हैं, वो भी हमारे प्राण से चल रहे हैं। तो जो हमारे 5 कोश हैं उनमें भी प्राण संतुलित होगा
तो हमारा बॉडी माइंड सोल सब एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे। इसके बाद है चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करना। अब चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करना यहाँ अभ्यास नहीं है, मतलब हमारी वो नहीं बन रही है कि एक कंपल्सन नहीं है कि करेंगे। जब हम एक सिस्टम से चलते हैं तो धीरे धीरे हम उस ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आराम से जीने में चढ़ रहा है, एक एक स्टेयर को क्रॉस कर रहा है, तो एक एक स्टेप से तो वो निश्चित ही है कि वो छत पे पहुंचेगा। और जब किसी ने रखा ही नहीं है कदम, या कदम जहाँ रखे वहीं रुक गया है, वो एक स्टेयर, 2 स्टेयर, 3 स्टेयर के बाद, तो फिर वो नहीं जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति निरंतर जा ही रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, जीने में स्टेयर क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स वो छत पे पहुंच जाएगा। तो ये सब क्या है, जब हम लोग योग में कोई भी अभ्यास देखते हैं तो ये नहीं कहा जाता है कि आप ये प्राप्त करेंगे, कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप पहले हम चलेंगे कैसे। तो निश्चित है कि हम, जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा है अष्टांग योग, तो अष्टांग योग में कहीं नहीं कहा गया है कि आप डायरेक्ट कुछ करें। 3 स्थितियां बता दी गई, 3 साधक की स्थितियां हैं, जो जहाँ से वो वहाँ से यात्रा करें। और यदि किसी साधक को कुछ भी ना पता हो तो क्या कर सकते हैं, यम। जिसने यम को जीवन में फॉलो कर लिया वो नियम में पहुँच जाएगा, जिसने नियम को जीवन में फॉलो कर लिया वो आसन सही करेगा, आसन का अभ्यास ठीक किया तो प्राणायाम ठीक करेगा, प्राणायाम ठीक किया तो प्रत्याहार ठीक करेगा। मतलब एक सिस्टम के बाद दूसरा वो अपने आप उस पर पहुँच जाएगा। तो ये हम क्या देखते हैं, मुद्राओं का अर्थ क्या है और मुद्राओं का उद्देश्य क्या है। प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ना, मनोवृत्ति, मनोदशा और एकाग्रता को प्रभावित करना, पंचकोशों में प्राण संतुलन स्थापित करना और चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिए मुद्राओं का प्रभाव। ये पंचकोशों में प्राण संतुलन करती हैं या बनाती हैं, शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को ऊपरी चक्रों की ओर प्रवाहित करती हैं, इनसे चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, मुद्राएं मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब तंत्रिका तंत्र लिख दिया जाए इसका मतलब है स्पाइन और ब्रेन दोनों, ठीक। तंत्रिका तंत्र का मीन्स होता है स्पाइन और ब्रेन एक साथ कनेक्टेड है। ये अचेतन आदतों और मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करने का माध्यम होती हैं। मुद्रा अभ्यास से सजगता और एकाग्रता बढ़ती है। मुद्राओं के 5 प्रमुख समूह, हस्त मुद्रा, मन मुद्रा, काया मुद्रा, बंद मुद्रा और आधार मुद्रा। हस्त मुद्राएं क्या है, हमारी हाथों की विशेष आकृतियों द्वारा बनने वाली मुद्राएं। प्राणायाम के लिए एक मुद्रा हम लोग करते हैं, प्रणव मुद्रा बनाते हैं। सिंपल ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा है हमारी। और इसके अलावा जो हमारे 5 प्राण हैं या 5 तत्व हैं, इनसे संबंधित मुद्राओं का अभ्यास करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज, जैसा जिसको रोग है। मन मुद्रा मीन्स मानसिक एकाग्रता एवं ध्यान को केंद्रित करने की मुद्राएं। तो मन मुद्रा में ज्ञान मुद्रा पहले आती है। थर्ड है काया मुद्रा, संपूर्ण शरीर की विशेष क्रियाओं पर आधारित मुद्राएं। जैसे किसी का मोटापा बहुत अधिक है, यूरिन की समस्या बहुत अधिक है, तो कौन से बोलते हैं, लिटिल फिंगर और ये सामने सामने कर दो, ये क्या है, यूरिन की समस्या। ऐसे सभी समस्याओं के लिए है, तो ये काया मुद्रा पर आधारित है। बंद मुद्रा शरीर के विभिन्न अंगों को लॉक करने रोकने वाली मुद्राएं। जितने हम लोग पढ़ते हैं हठ योगी ग्रंथ है, वहाँ पे कई जगह बंद लिखा है, कई जगह केवल मुद्राएं लिखा है। तो मुद्राओं के अंदर भी बंद शामिल है, ठीक है, इसलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। बंद में मुद्राएं शामिल है और मुद्राओं में बंद शामिल है। तो कई जगह बंद मुद्रा एक साथ है और कई जगह केवल, शायद हठ प्रदीपिका में है केवल मुद्राएं, केवल मुद्राएं। ऐसे घेरन संहिता हठ प्रदीपिका सभी में जितने जहाँ जहाँ बंद मुद्रा के बारे में बताया गया है। आधार मुद्रा, आधार मुद्रा क्या है, संपूर्ण योग प्रणाली को संतुलित करने वाली मुद्रा है। इसमें एक मुद्रा आती है हाकनी मुद्रा, ये क्या है, ये आधार मुद्रा है जो पूरे शरीर का एक साथ संतुलन बनाती है। तो ये हमारी क्या है, 5 मुद्राएं। सीमा में आपने हैंड रेज किया था, हेलो सीमा में। दीदी मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे द्रव आया है ना, ये द्रव का अर्थ खींचना होता है मुद्रा में, तो द्रव मैटर से संबंधित है या लिक्विड है, क्या है ये?
जब हम लोग श्वास लेते हैं तो कभी महसूस किया है कि इसमें जब अच्छे ढंग से श्वास ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा गीलापन महसूस होता है, हाँ, मॉइस्चर रहता है। ठीक, वो द्रव्य। थैंक यू दीदी। अब देखते हैं हम लोग षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा, षडमुखी का अर्थ है 6 मुखों वाला, जो भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये षडमुखी मुद्रा कहाँ करते हैं? भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं बहुत सारे लोग इस मुद्रा में। इस मुद्रा में चेहरे के 6 अंग, आँख, नाक, कान और होंठ को बंद किया जाता है। ये आध्यात्मिक उन्नति, एकाग्रता और आज्ञाचक्र जागरण में सहायक है। और भ्रामरी प्राणायाम एकाग्रता के लिए ही किया जाता है। अभ्यास विधि क्या है? सुखासन या पद्मासन में सीधा बैठें, कानों को अंगूठे से हल्के से बंद करें, आंखों की तर्जनियों इंडेक्स फिंगर से, नासा छिद्रों को मध्यमा मिडिल फिंगर से, कनिष्ठ छोटी उंगली व अनामिका रिंग फिंगर से होठों को हल्के से बंद करें। सांस लेने की प्रक्रिया मध्यमा मिडिल फिंगर को नथनों से हटाएं और गहरी सांस लें। सांस को अंदर रोकें और कुछ समय तक श्वास रोके रखें, फिर धीरे धीरे उंगलियां हटाकर सांस छोड़ें। लगभग ये सभी को अभ्यास आता है, नहीं आता हो तो सामने से एक बार देख लेंगे। फिर लाभ क्या है इसमें? आध्यात्मिक जागरण और मानसिक शांति, एकाग्रता में वृद्धि और आज्ञा चक्र सक्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण, मनोविकारों का नाश, तनाव और मानसिक बेचैनी को कम करने में सहायक। सावधानियाँ क्या क्या हैं? सावधानियों में जो पहली सावधानी है ये ध्यान रखने योग्य है। अवसाद, डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। आरंभ में इसे योग गुरु के मार्गदर्शन में करें, और जिनको कान की समस्या हो, कान के रोग हो, वो भी इसका अभ्यास ना करें। श्वास को ज़्यादा देर तक रोकने का प्रयास ना करें। निष्कर्ष, षडमुखी मुद्रा एक शक्ति एवं शांति देने वाली मुद्रा है जो मन को भीतर की ओर केंद्रित करती है। इसका नियमित अभ्यास प्रत्याहार व नादयोग की क्षमता को बढ़ाता है। नादयोग का मतलब अंतर के नाद को सुन पाते हैं। फिर है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत का अर्थ उल्टा और करणी का अर्थ है क्रिया। इस मुद्रा में शरीर आधा उल्टा, जिससे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। 120 डिग्री लगभग एंगल बन रहा है हमारा। अभ्यास विधि, पीठ के बल समतल स्थान पर लेटें, हाथों को शरीर के समीप रखें, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और सिर की ओर झुकाएं, कमर को सहारा देते हुए उठाएं। हथेलियों को पीठ पर टिकाएं ताकि शरीर संतुलित रहे। सिर, गर्दन और कंधे जमीन पर टिके रहें। आंखें बंद करके संतुलित श्वास लें। काउंटर पोज, मत्स्यासन, भुजंगासन या उष्ट्रासन, धीरे धीरे कमर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। अभ्यास अवधि कितनी है? 3 to 5 टाइम, 3 से 5 बार करें और कुछ सेकंड्स रोकने का अभ्यास करें। पहले ना रोकें, फिर धीरे धीरे कुछ सेकंड बढ़ाते जाएं कि 30 सेकंड तक होल्ड कर पाएँ अपने पोस्चर को। धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। लाभ, रक्त संचार में सुधार करता है, थकान, तनाव और सिर दर्द को कम करता है, हृदय और मस्तिष्क के लिए लाभकारी व थायराइड की क्रिया को संतुलित करता है, पैरों की सूजन और नसों की कमजोरी में सहायक है, प्राण ऊर्जा वाइटल एनर्जी को ऊपर उठाता है, मणिपुर और विशुद्ध चक्र को सक्रिय करता है। विशुद्ध चक्र को क्यों कर रहा है? क्योंकि फोर्स पैर हमारे सिर की तरफ है तो फोर्स हमारे गले की तरफ आ रहा है। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें। हाई बीपी, हृदय रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो भी इसका अभ्यास ना करें। बहुत अधिक समय तक मुद्रा में ना रुकें। विपरीत करणी मुद्रा तनाव को दूर कर ऊर्जा को संतुलित करने वाली मुद्रा है। यह मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब देखते हैं योग मुद्रा। ये मुद्रा व्यक्ति की चेतना को परम चेतना से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसे प्रकृति और आंतरिक प्रकृति के सामंजस्य का साधन भी कहा जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास मूलाधार और आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाता है तथा मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। अभ्यास विधि, पद्मासन में बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें और आंखें बंद करके हाथों को पीछे ले जाकर बद्ध पद्मासन लगाएं।
ये इस तरह से भी की जाती है योग मुद्रा। और दूसरा जो शशांक आसन में बैठते हैं वैसे भी हाथों को पीछे ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें, ललाट को भूमि से स्पर्श करें, मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में कुछ क्षण ठहरे और सहज श्वसन। सीमा में एक गिलास पानी पी लीजिए। इस स्थिति में कुछ क्षण ठहरे और सहज श्वसन करें, फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। अभ्यास के बाद भुजंगासन या उष्टासन का अभ्यास करें। लाभ क्या क्या है? मूलाधार और आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, क्रोध और मानसिक तनाव को कम करता है, मणिपुर चक्र को जागृत करता है जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है, एब्डोमेन के आंतरिक अंगों की मसाज करता है, रीढ़ स्पाइन में खिंचाव उत्पन्न कर लचीलापन बढ़ाता है, मन को स्थिर करता है और गहरी शांति प्रदान करता है। सावधानियाँ क्या हैं? देखो, सावधानियों में सब लोग समझ लें, जिस भी योग की प्रैक्टिस करते समय जहाँ पर खिंचाव अधिक पड़े, यदि उस जगह पर समस्या है तो वो नहीं करना है। ठीक, सपोज करके आपको किसी को हार्निया की समस्या है या पेट में अल्सर है और वो व्यक्ति बार बार अभ्यास किसके कर रहा है? भुजंगासन, शलभासन या धनुरासन। ये अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा? नुकसान होगा। समस्या आगे के फ्रंट में है, आगे के शरीर में है, तो फिर पीछे झुकने वाले आसन ना करें, और समस्या पीछे है, बैक साइड में है, तो आगे झुकने वाले आसन करें। जो जहाँ पर समस्या है बस उसको देख लें, उसका जो अपोजिट है वो ना करें। ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप वो करेंगे तो खिंचाव पड़ेगा, और खिंचाव पड़ेगा तो समस्या हमारी बढ़ जाएगी। ये इसलिए बताया कि कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी पता हो कि हमें कुछ ना भी बताया जाए तो भी हमें समझ में आता हो कि हमें क्या नहीं करना है। बोलेंगे हिमांशु? अगर मैम दोनों ही समस्या, जैसे अल्सर भी है और बैक का प्रॉब्लम भी है और वर्टिगो भी है, तो फिर कुछ ना करें, फिर सीधा सा प्राणायाम करें। ठीक, फिर प्राणायाम करें, क्योंकि हर चीज़ की समाधान जरूरी नहीं कि जब कहा ही जाता है कि जब गंभीर समस्याएं हों तो प्राणायाम का अभ्यास करें। बोलेंगे रश्मि? मैम, हाई बीपी में आगे नहीं झुकना है और लो बीपी में पीछे नहीं, राइट? हाई बीपी में गलत गलत। हाई बीपी में आगे झुकना है, लो बीपी में पीछे झुकना है। देखो, हाई बीपी होगा तो हाई बीपी, जैसे कि कोई व्यक्ति को हाई है तो उससे हाई का अपोजिट क्या करेंगे? हाई का अपोजिट क्या करेंगे? लो करेंगे। किसी की बढ़ी हुई चीज़ को अगर घटाना है तो आगे तो झुकाएंगे उसको। ठीक, और जो चीज़ पहले ही झुकी है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, सीधा करेंगे। तो लो बीपी वाले झुके हुए हैं तो उनको पीछे ले जाएंगे, हाई बीपी वाले पहले पीछे हैं तो उन्हें आगे लेकर आएंगे। ठीक, तो हाई बीपी वालों को आगे झुकने वाले आसन और लो बीपी वालों को पीछे। ठीक, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी सब चीज़ें लगता है सिमिलर लग रही है, एक जैसी दिख रही है। ठीक है, बोलेंगे पढ़ना। पर दीदी, जैसे अगर किसी को हाई बीपी है और वो मंडूकासन कर रहा है, तो जब भी हम आगे झुकते हैं तो प्रेशर आता है चेहरे पर, तो हार्ट पे भी आता होगा। आएगा तो हाई बीपी वाले को मंडूकासन नहीं करना। तो दीदी, लेकिन फिर वही वाली बात है कि हाई बीपी है तो आप कह रही हो कि आगे झुकना है। अभी जैसे हिमांशु का क्वेश्चन कितना सही आया था अभी। हाँ, हिमांशु का समझ में आया मेरे को, है ना? ऐसे ही जब जब कभी ऐसी समस्याएं हो कि एक साथ दो चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता हो, तो फिर हमें क्या करना है? फिर सूक्ष्म व्यायाम का सहारा लेना है। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक साथ दो चीज़ों में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर प्राणायाम वहाँ लेना है, क्योंकि वैसे भी फिजिकल बॉडी वाली चीज़ें क्या हैं, वो सबसे देर में इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन हम लोगों का शांत होने का, मनुष्यों का स्वभाव है नहीं, तो शांत होना स्वभाव नहीं, तो फिजिकल एक्सरसाइज करना थोड़ा सरल दिखाई देता है। ठीक है, तो जब जो ऐसी कंडीशन हो कि दो सिचुएशन एक साथ आ रही हो, अब कई बार कुछ लोगों को देखा होगा कि बीपी भी हाई है, सर्वाइकल की भी समस्या है, बीपी भी हाई है और सर्वाइकल की भी समस्या है, और प्लस में फिर अब बीपी हाई हो गया तो आगे नहीं झुक सकते। ठीक,
सर्वाइकल है तो आगे, बीपी हाई है तो आगे झुकना ठीक है उनके लिए, ठीक है। अब सर्वाइकल की समस्या है, वो अगर आगे झुक रहे हैं तो नुकसान करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बीपी हाई है तो क्या है, आगे झुकना ठीक है उनके लिए, और सर्वाइकल की समस्या है तो आगे झुकना ठीक नहीं है उनके लिए, तो क्या करेंगे ऐसे में? प्राणायाम। फिर प्राणायाम ही वो करेंगे, ठीक है। तो और मोस्टली ऐसी चीज़ें कई बार सामने आती है, बस इसी जगह पर हमें क्या करना है, बड़ा ध्यान से देखना। और होता क्या है, जो लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं बस वो वही चीज़ें करवाए जा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है। एक बार समस्या तो जान लो कि सामने वाले की समस्या क्या है, ठीक है। और समस्या हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, फिर क्या होता है कि फिर कभी धोखे में थोड़े बहुत कुछ रिजल्ट आ भी जाते हैं और कई बार तो नुकसान हो जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। निष्कर्ष, यह मुद्रा आंतरिक संतुलन और ध्यान को गहरा करने का प्रभावी साधन है। अब देखते हैं हम लोग महामुद्रा। महामुद्रा है क्या और कैसे करेंगे? महामुद्रा का अर्थ है, महामुद्रा से ही समझ में आ रहा है कि सुपीरियरिटी की बात हो रही है। महामुद्रा का अर्थ है सर्वोच्च मुद्रा, जो शरीर, प्राण और मन को संतुलित करती है। ये मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय करने वाली प्रभावशाली मुद्रा है। अभ्यास विधि: पैरों को सामने फैलाकर बैठे, बाएं घुटने को मोड़े और बाईं एड़ी से मूलाधार पर दबाव दें। दायां पैर सीधा रखें और दोनों हाथ दाएं घुटने पर रखें। आगे झुकें और दाएं पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ें। मूल बंद और जालंधर बंद लगाएं। कुछ साधक इसमें सांभवी मुद्रा भी लगाते हैं। श्वास अंदर भर के रोकें, फिर मूल बंद और जालंधर बंद शिथिल कर श्वास छोड़ें। बाएं पैर से 3 चक्र पूरे करें, 3 टाइम्स झुकें और फिर दाएं पैर से इसी अभ्यास को 3 टाइम्स करें। किसको किसको याद है महामुद्रा कैसे करना है? मैम ये लेवल 2 और 3 में थी तो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। और सीमा मैम एक बार म्यूट कर लीजिए आप, थोड़ा फिर आवाज में डिस्टर्बेंस। तो ये क्या हो रहा है कि उसमें ये एक पैर को हमने फोल्ड करके रखा हुआ है, अपने वजाइना के पास टच करके रखा हुआ है सेंटर पर मूलाधार से, और एक पैर को हमने सीधा रखा हुआ है और फिर पैर के अंगूठे को हमने पकड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हेड को एक वो है, हमारा एक आसन है, ठीक है। तो वो आसन कंप्लीट नहीं करना, जैसे पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैर सीधे पूरा डाउन कर लिया हमने सिर को, तो यहाँ सिर को टच नहीं करना है घुटने से, झुकाना है, श्वास भर के लेकर रोकना है कि जालंधर बंद भी लग जाए और थोड़ा सा झुका हुआ पोस्चर होगा, बस उतना, पूरा सिर को टच नहीं करना है घुटने। तो ऐसे 3 बार हमने इस अभ्यास को किया, या एक बार ही हमने श्वास रोककर 30 सेकेंड 40 सेकेंड अभ्यास कर लिया। इसी अभ्यास को हमने दूसरे पैर से किया, ठीक है। बोलेंगे पढ़ना में? ये जानुशीर आसन की तरह से बता रहे हो ना? लेकिन जानुशीर आसन में क्या है कि सिर लगाएंगे घुटने में, वो नहीं करना है यहाँ पर। और एक पेपर में क्वेश्चन आया था जिसमें ये था कि पहले कौन से पैर को मोड़ना है? कौन से को मोड़ेंगे? तो पहले हम बाएं को मोड़ेंगे, पहले बाएं को, ठीक, ठीक है। जो राइट है हमारा वो सीधा रहेगा, पहले बाएं को मोड़ेंगे फिर दूसरे वाली साइड से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में कि अब लाभ क्या होगा। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ऊर्जा प्रवाहित होती है या करती है, ये अभ्यास करता है। संपूर्ण शरीर प्राण ऊर्जा से आवेशित होता है, प्रभावित होता है। सजगता और सहज ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। मूलबंध, कुंभक और सांभवी मुद्रा के लाभ मिलते हैं। फिर सावधानियों में हाई बीपी, हृदय रोग, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेत्र सर्जरी, लेंस प्रत्यारोपण वाले ना करें। ये सभी को पता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी हमें इनके अभ्यास नहीं करने। गर्मी उत्पन्न करती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु और गर्भावस्था में भी ना करें। विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही ये अभ्यास करें। ये मुद्रा ऊर्जा संतुलन, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी है। ध्यान और प्राणायाम के साथ करने से अधिक प्रभावी होती है। अब हम लोग देखते हैं बंध। बंध का अर्थ क्या है? बंध का अर्थ है बांधना, रोकना या कसना। अभी इसमें कुछ और भी हमारी मुद्राएं हैं,
लेकिन उनको हम लोग अभ्यास में नहीं लाते, पर हैं अभी खेचरी मुद्रा इसमें से है, और विपरीत करनी हम लोग ने देख ली है, और वज्रोली, खेचरी मुद्रा, अभी कुछ मुद्राएं जो उनको जिनका अभ्यास करते हैं, और उसके बारे में हम लोग ने यहाँ अभी नहीं पढ़ा है। अब देखते हैं बंध के बारे में। बंध का अर्थ है बांधना, रोकना या कसना। बंधों का उद्देश्य प्राण शक्ति को नियंत्रित कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करना है। प्राण को कहाँ प्रवाहित करना? 2-3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब हम प्राणायाम एक करते समय प्राणों में एक संतुलन आता है, तो प्राण हमारा किसमें प्रवाहित हो जाता है? सुषुम्ना में। दोनों बराबर से स्वर चलना शुरू हो जाते हैं। बंध शरीर और चेतना के ऊर्जात्मक संतुलन में सहायक होते हैं। बंध क्या है? शरीर और चेतना के ऊर्जात्मक संतुलन में सहायक होते हैं। बंधों के प्रकार: मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। ब्रह्म ग्रंथि से संबंधित है। मूल बंध का संबंध सभी को पता है, हमारी 3 ग्रंथियाँ हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि से संबंध है हमारे मूलाधार चक्र या मूल बंध का। मूलाधार क्षेत्र को संकुचित कर ऊर्जा को ऊपर उठाना। उड़ियान बंध विष्णु ग्रंथि से संबंधित है, नाभि को अंदर खींचकर प्राण ऊर्जा को हृदय की ओर ले जाना। जालंधर बंध रुद्र ग्रंथि से संबंधित कंठ को संकुचित कर प्राण ऊर्जा को सहस्रार की ओर प्रवाहित करना। सब 2-2 ग्रंथियों को पर काम चल रहा है। मूल बंध से हमारे ऊपर की ओर जा रही है, फिर मूल बंध से फिर 2 चक्र यहाँ हमारे कवर हो गए, फिर उड़ियान बंध, फिर 2 चक्र, फिर जालंधर बंध और आज्ञा चक्र, मीन्स विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। नीचे कौन सा था हमारा? मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर के बाद, मणिपुर से कनेक्टेड है अनाहत चक्र। अब हम लोग देख रहे हैं जो जालंधर बंध है वो कैसे कार्य कर रहा है और कैसे उसे करें। जालंधर बंध का अर्थ है जाल। जाल का अर्थ है जाल या नेटवर्क। धारा का अर्थ है प्रवाह। ये बंध कंठ क्षेत्र की नाड़ियों को नियंत्रित करता है, और ऐसा माना जाता है जो जालंधर बंध है इसमें 16 आधार हैं। 16 आधार का मीन्स हो गया कि पूरे शरीर की सभी नाड़ियाँ जालंधर बंध से जुड़ी हुई हैं, सभी नाड़ियाँ। तो ये बंध कंठ क्षेत्र की नाड़ियों को नियंत्रित करता है और प्राण ऊर्जा को संतुलित करता है। यह विशुद्धि चक्र को सक्रिय करता है और श्वसन तथा रक्त संचार प्रणाली को भी प्रभावित करता है। पद्मासन या सिद्धासन में बैठे मेरुदंड सीधा रखें, हथेलियाँ घुटनों पर रखें और आंखें बंद करें। गहरी सांस लेकर श्वास अंदर रोकें। अंतःकुंभक सिर को नीचे झुकाकर ठुड्डी को गले से लगाएं, चिन को लॉक कर लें। कंधों को शिथिल कर भुजाओं को मोड़ें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। बंद खोलना, धीरे धीरे बंद को ढीला करें, सिर को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ें। सामान्य श्वास के बाद फिर इस प्रक्रिया को दोहराएं। अभ्यास की प्रारंभिक जो अवधि है वो है 5 बार करें। धीरे धीरे इसकी गिनती बढ़ाएं या श्वास रोकने का जो समय है उसको बढ़ाएं। अभ्यास होने पर इसे बाह्य कुंभक श्वास बाहर रोककर भी किया जा सकता है। जालंधर बंध दोनों में ही किया जा सकता है और दोनों में ही आसानी से किया जा सकता है, अंदर रोक करके भी और बाहर रोक करके भी। और दूसरा क्या है कि जिन लोगों को जैसे सपोज करके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी समस्याएं हैं, तो उन लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो लोग आगे झुककर जालंधर बंध ना लगाएं, पीछे झुककर लगाएं। श्वास ले और पीछे को, तो वही उनको बेनिफिट मिलेगा जो हम आगे झुककर कर रहे हैं। लाभ: विशुद्धि चक्र को सक्रिय करता है जिससे एकाग्रता बढ़ती है। श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। तनाव, चिंता और क्रोध कम करता है। थायराइड ग्रंथि का कार्य संतुलित करता है। मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कर शरीर को ऊर्जावान बनाता है। सावधानियां क्या हैं? सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, हाई बीपी, हृदय रोग, चक्कर आने की समस्या। और ये ध्यान रखें जिनको हाई बीपी और लो बीपी की समस्या लंबे समय से हो, वो किसी भी प्राणायाम को, बंद को, श्वास
करते समय श्वास को रोके नहीं, हाई बीपी और लो बीपी दोनों में ना रोकें, ठीक है। हृदय रोग, चक्कर आने की समस्या में ना करें। अगर चक्कर आए या घबराहट हो तो ये सभी चीज़ें सभी जगह अप्लाई करनी है। कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं लंबे समय से, तो वहाँ ये सब अभ्यास ना करें। विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अभ्यास करें। विशेष टिप्पणी, ये प्राणों का संचय कर ऊर्जा को ऊपर उठाने में सहायक है। कंठ क्षेत्र की नाड़ियों पर दबाव डालकर रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ध्यान और प्राणायाम के साथ करने से इसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। अब हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, यहाँ से कल पढ़ेंगे या फिर दशहरे के बाद पढ़ेंगे। बोलेंगे सिमरन? दीदी जिनको थायराइड होती है तो उनको जालंधर बंद लगवाना चाहिए। अब थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है तो फिर नहीं कराएंगे, तब उनको सिंपल प्राणायाम कराएंगे। और ये देख लीजिए थायराइड में उनका हाई बीपी है क्या। किसी किसी को थायराइड में हाई बीपी की समस्या नहीं होती है और किसी किसी को हाई बीपी की समस्या होती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। यदि हाई बीपी की समस्या है तो उसको भी ध्यान में रखना है, और हाई बीपी की समस्या नहीं है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। कई बार बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और बहुत लंबे समय से है, लेकिन उन लोगों को हाई बीपी नहीं है, ठीक। ऐसे हमने केस देखे हैं जो मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं पर हाई बीपी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का माइंड इतना संतुलित माइंड है कि समस्याएं खान पान या कुछ कारणों से ऐसी हो गई पर हाई बीपी की समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखकर हम लोग देखेंगे कि क्या कर। और जब लगे हमें कुछ समझ में ना आए, किसी को कोई समस्या है, तो सिंपल सा उसको ज्ञान मुद्रा में बैठा लिए या लिटा दीजिए और उसको डीप ब्रीदिंग कराइए या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब कुछ भी आपको नहीं पता होगा, इतना करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट तब भी मिल जाएंगे। लेकिन ये वो चीज़ हमने बताई है जो एक संतुलन में हमारे बॉडी माइंड को लेकर आती है। और सभी चीज़ों के मान लो आपके पास अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो कुछ चीज़ें तो हमको आनी चाहिए कि हमें अगर कहीं कुछ भी समझना है तब हम क्या करें। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो केवल हथेलियों को अच्छे से रब करवा दिया, अपने आप से जो पॉइंट्स जिससे कनेक्टेड होंगे वहाँ संतुलन आ जाएगा, ठीक। ये मतलब जब हमें कुछ ना पता हो, क्योंकि देखिए इतना हमें पता है कि अभी आप लोग जितना भी कर लीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको सब पता है, हम नहीं कहेंगे कि पता है, बस हम लोगों का इतना अनुभव हो गया है कि किसी भी स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। भले ही हम उसे ठीक कर पाए ना कर पाए, लेकिन कंट्रोल में ले जा सकते हैं। इतना एक लंबे समय से काम करने के बाद आया है। तो हम आपके लिए ये नहीं कहेंगे कि अभी आप इतना भी कर सकते हैं, पर इतना है कि कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, ज्ञान मुद्रा हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, हथेलियों का घर्षण हो गया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो फटाक से बस ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बस सीधा यहीं पर दबा दिया हमने जाकर, या जो हमारा पैर का अंगूठा है वहाँ पर तेज से रब किया है, वहाँ के पॉइंट दबा दिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपकी स्थिति को कंट्रोल कर देंगे वहाँ पर। उसके बाद फिर आप आराम से देख लेंगे कि कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी है। अब हम लोग एक बात करनी है, कल आपके पास एक PDF आया था, हमने उसको पढ़ाया भी था, किसी ने उसमें कुछ कहा ही नहीं, सब ठीक था उसमें, सब लोग इतना आराम से योग में पढ़ने लगे हो कि पूरा योगी हो गए कि कोई बात नहीं, जो है समझते हो योग उच्चते। हमने कल से वेट किया, पहले ही हमने सोचा, फिर हमने कहा चलो अच्छा पढ़ाते हैं, फिर देखें शायद अब लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो देखो योगी बनना है, लेकिन वो भगवान कृष्ण जी वाले, ठीक है। कहाँ माला उठानी, कहाँ भाला उठाना है, ठीक है। हाँ बोलेंगे पढ़ा। ये आपने जो मणिपाल यूनिवर्सिटी का बताया था वो वाला PDF? ना वो PDF पढ़ाने वाले की बात कर, पढ़ाने वाले की। अच्छा, क्योंकि वो मैंने देखा था, उसमें योग के लिए अनरिजर्व तो मतलब पोस्ट का उसका दिखा था था मैंने, उसका तो मैटर ही नहीं था पढ़ना, वो मैटर नहीं था। देखो जो PDF भेजा कल पढ़ाया था हमने, और एक लाइन में हमने हिंट भी कर रहे थे, फिर हमने सोचा अभी अपने डाइवर्ट नहीं होंगे पॉइंट से। एक तो उसमें 2 डेफिनेशन नहीं थी, ठीक, योग वशिष्ठ की 2 डेफिनेशन नहीं थी, वो अभी आपके पास पहुंच जाएंगी। एक हमारी
संसार सागर से पार होने की कुंजी का नाम योग है। दूसरा प्राण संरोध कि प्राणायाम के माध्यम से भी हम योग को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, उपलब्ध हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 2 डेफिनेशन नहीं थी और एक कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा सही नहीं था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो श्लोक संख्या है वो कितनी है योग वशिष्ठ में टोटल? मैम कहीं कहीं 32,000 भी पढ़ने को मिली। हाँ, इसको बताते हैं, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 32 ही रखेंगे, ठीक है, सब ध्यान से रखें। अब देखो इसको बताते हैं, जैसे महाभारत में श्लोक हमने कितने पढ़े 1 लाख। जब हम लोग और पुराणों में और जाते जाएंगे अलग अलग, किसी में 80,000 हैं, किसी में 85 हैं, किसी में 90 हैं, फिर फाइनली हम लोगों ने 1 लाख देखा उस पर, ठीक। तो ये क्या है, जैसे मान लो रचना जी ने पढ़ा पहले महाभारत के श्लोक, तो रचना जी ने पढ़ने के बाद अब 80,000 कोई श्लोक पढ़ेगा तो कोई सिद्ध व्यक्ति ही पढ़ेगा, ऐसे तो पढ़ेगा नहीं। तो रचना जी ने इसमें कुछ अपने कमेंट करके 80,000 से उन्हें 85,000 बना दिया, ठीक। अब उसमें सीमा मैम ने पढ़ा जाके, ठीक। तो सीमा मैम अगर इतने श्लोक पढ़ेंगी तो कोई, फिर हमने बोला कोई सिद्ध व्यक्ति ही पढ़ेगा, तो सीमा मैम ने उसे 87,000 बना दिया, 87 कर दिया, ठीक। मतलब हमने पढ़ने के बाद कुछ नया उसमें बताया, जोड़ा उसमें, ऐसे करते करते वो 1 लाख पहुँच गए, ठीक। ऐसे यहाँ पर है। तो अब जब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर पूछा जाएगा तो महाभारत के कितने श्लोक आप लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 1, ठीक। ऐसे योग वशिष्ठ के कितने श्लोक बोलेंगे टोटल 32,000, 32, ठीक। क्लियर की कारण क्या है कि कैसे ये इतने हो रहे हैं। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब किसी ने ये अध्ययन ही नहीं किया उसके बाद, तो फिर अब वो वहीं पर जो संख्या है वहीं रुक गई हमारी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। तो इसको आज आपका उसमें ऐड होकर या ये पॉइंट्स जो हैं इनको सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, दशहरा की शुभकामनाएं। अब कल का देखते हैं, अगर सब सही रहा तो क्लास लेंगे, नहीं रहा सब लोग हमको ज़्यादा एंगेज दिखाई दिए तो फिर अब हम लोग क्लास लेंगे फ्राइडे को, ठीक है। तब तक जो जो समय मिले, सुबह के समय तो कम से कम 2 घंटे अपनी स्टडी कर लेना, शाम के लिए वेट ना करना कोई भी, ठीक है। चलिए बोलेंगे सीमा में, बाकी अब सब लोग जिनको लीव करना लीव कर दें। बोलेंगे सीमा में, कुछ कह रहे, सुनाई नहीं दे रहा सीमा? आपसे कुछ पर्सनल बात करके विषय में करना चाह रही थी मैं, 2 मिनट। 2 मिनट तो सीमा में 2 मिनट फोन पर कर लीजिए आप। तो वो उसके लिए ना ये 22 CV के बारे में बात करना चाह रही थी, फीस स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं लोग वहाँ। अच्छा फोन पर आए फिर हम 1 मिनट 1 मिनट 1